और भाई, हो गया झाड़ू पोछा बर्तन। चलो, अब ये वीडियो देखो। अब चैप्टर है अपना चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। मैंने सिलेबस बताया था ना कि चैप्टर नंबर 2 और इस वाले चैप्टर को मर्ज कर दिया है और अब इसका नया नाम हो गया है पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया। तो पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें चैप्टर नंबर 2 जो है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस वो पढ़ाया, और अब आगे इस एपिसोड 3 से हम ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि कांग्रेस शुरू के 3 जनरल इलेक्शंस में डोमिनेट कर रही थी, लेकिन इसके आगे कांग्रेस को काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्योंकि हर चीज़ अब परमानेंट नहीं होती ना। तो धीरे धीरे कांग्रेस के सामने चैलेंजेस आने लगे कि नेहरू जी के बाद कौन पार्टी को संभालेगा और कैसे चलाएगा। और जो पहले छोटी मोटी पार्टियां थी वो अब काफ़ी बड़ी हो गई थी, तो कांग्रेस के लिए इलेक्शन जीतना भी अब इतना आसान नहीं रह गया था। नेहरू जी के टाइम तक तो सब ठीक ठाक था, लेकिन उनके जाने के बाद सभी में पावर का लालच आ गया था। सब पीएम बनना चाह रहे थे। अब पावर के लिए तो सगे भाई भाई आपस में लड़ जाते हैं, तो फिर ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी थी, और वो भी इतने बड़े देश की सबसे बड़ी पार्टी। तो भाई लालच तो था सब में पावर का। तो धीरे धीरे कांग्रेस के खुद के ही मेंबर्स आपस में राजनीति करने लग गए थे, और पावर के लालच में आके ये लोग डर्टी पॉलिटिक्स करने लग गए थे। तो कांग्रेस में बाहर वाली पार्टीज की तरफ से तो चैलेंजेस था ही, अब पार्टी के अंदर से भी चैलेंजेस क्रिएट होने लग गए थे। इन्हीं चैलेंजेस के बारे में और इन सब में कांग्रेस ने खुद को कैसे हैंडल किया वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एक तो कांग्रेस के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन। जैसे आप देखोगे ना, तो 27 मई 1964 को नेहरू जी की डेथ हुई थी। तो इसके बाद कांग्रेस पार्टी का सक्सेशन क्या होगा, मतलब कांग्रेस का उत्तराधिकारी कौन होगा अब, और जो भी उत्तराधिकारी बनेगा क्या वो देश को नेहरू जी की तरह चला पाएगा, क्या वो देश में डेमोक्रेसी को मेंटेन कर पाएगा। इसीलिए 1960 के दशक को डेंजरस डिकेड भी कहा गया है, क्योंकि आप देखोगे ना, तो जो पूरा का पूरा दशक रहा है 1960 के बाद से, तो आप देखो 62 में लड़ाई हुई चाइना के साथ, 65 में लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ, और 64 में नेहरू जी की डेथ हो गई थी। और इन सबसे ऊपर देखोगे तो इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत बुरी तरीके से फेस कर रहा था अपना देश। खाने तक की किल्लत थी भाई, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, इनइक्वालिटी बहुत बढ़ रखी थी, कम्युनल और रीजनल डिविजन्स हो रहे थे। मतलब अलग अलग जगह पे लैंग्वेजेस के बेस पे अलग से स्टेट बनाने के लिए प्रोटेस्ट चल रहे थे। तो चैलेंज ये था कि जो भी कांग्रेस का नया लीडर बनेगा क्या वो इन सब मुश्किलों के बावजूद देश को अच्छे से चला पाएगा। होपफुली होता क्या है कि जो ये चैलेंज था ये बहुत इजीली टैकल कर लिया जाता है। कैसे होता क्या है कि नेहरू जी के बाद में कांग्रेस की बागडोर लाल बहादुर शास्त्री जी को दे दी जाती है। अब जो के कामराज थे ये प्रेसिडेंट थे कांग्रेस पार्टी के। इन्होंने नेहरू जी की डेथ के बाद पार्टी के मेंबर्स के साथ बातचीत करी, और सबने कहा कि हाँ ठीक है, हम शास्त्री जी को अगला प्रधानमंत्री बना देते हैं। मतलब किसी मेंबर ने इस चीज़ का अपोज नहीं किया। किसी ने ये नहीं कहा कि हम इनकी जगह हमें बना दो या फिर किसी और को बना दो। सब खुश थे शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। तो शास्त्री जी हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर बने इसके बाद। अब लाल बहादुर शास्त्री जी की अगर बात करी जाए तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर थी। इनकी पर्सनैलिटी तो जो थी वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। इनफैक्ट इंस्पिरेशनल कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा इंटरेस्टिंग से, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने देश को संभाला और जिन जिन परिस्थितियों में इन्होंने देश को चलाया वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशनल था। ये एक नॉन कंट्रोवर्शियल लीडर थे और ये यूपी से थे। ये बहुत ही सिंपल साधारण से आदमी थे, और ये अपने उसूलों के बड़े पक्के थे। इनकी एक बहुत अच्छी बात बताऊं तुम्हें, जब ये रेलवे मिनिस्टर थे नेहरू जी के अंडर में, तो इन्होंने रिजाइन कर दिया था अपनी पोस्ट से, क्योंकि एक रेल एक्सीडेंट हो गया था। तो उन्होंने अपनी गलती मानी कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ये सब हुआ है, तो इन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया। और कौन ही मानता है यार अपनी गलती आज के टाइम पे, और वो भी इतनी बड़ी पोस्ट का लीडर। तो ये बात ना शास्त्री जी की, ये गोल्डन एग्जाम्पल था पॉलिटिक्स के लिए। मतलब यार ये गजब आदमी थे यार। ये 1964 से 1966 तक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है। इतने छोटे से पीरियड में ही इनको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। तो इनके टाइम पीरियड में कंट्री ने दो मेजर चैलेंजेस फेस किए। एक तो हम अभी अभी चाइना से वॉर करके आए थे,
तो इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा था। ऊपर से मॉनसून फेल हो गया, बारिश नहीं आई तो सूखा पड़ गया, इससे फूड क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। भाई खाने तक के लाले पड़ गए थे लोगों के। और दूसरा ये था कि 1965 में इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो गई। हाँ, वॉर के बाद हम विक्टोरियस साबित हुए, ठीक है, जीत हासिल करी हमने, लेकिन कहीं ना कहीं वॉर जो है ना वो कॉस्ट तो मांगती है यार। इस टाइम पे शास्त्री जी ने एक फेमस स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान। तो जो जय जवान जय किसान जब उन्होंने बोला, तो उन्होंने अपने टाइम पीरियड में जो चैलेंजेस फेस कर रहे थे उन चैलेंजेस को उन्होंने इसमें एड्रेस किया। जैसे जय जवान मतलब वॉर के लिए, ठीक है, और जय किसान मतलब फूड क्राइसिस से हम जूझ रहे थे उससे ओवरकम करने के लिए, ठीक है। तो उनके नारे में वो झलकता है कि वो समझ रहे थे कि देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। फिर 1966 में उनकी डेथ हो जाती है। जब पाकिस्तान से हम वॉर जीत गए थे तो शास्त्री जी और पाकिस्तान के उस समय के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद आयूब खान, इनके बीच में एक पीस एग्रीमेंट साइन होता है। और ये एग्रीमेंट ताशकेंट में होता है, जो अब उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ये ताशकेंट उस टाइम पे यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। तो इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया और अगले ही दिन मतलब 10 जनवरी 1966 को इनकी डेथ हो जाती है हार्ट अटैक से, वहीं पे ताशकेंट में। हाँ, ताशकेंट से याद आया, तुम एक मूवी जरूर देखना, मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा ये देखने के लिए, द ताशकेंट फाइल्स। गजब मूवी है भाई। तुम्हें मतलब जो कंट्रोवर्सीज है ना शास्त्री जी की डेथ को लेके, वो सब इसके बारे में पता चले, इस मूवी में पता चलेगी तुम्हें। इनकी डेथ के बाद फिर से वही चैलेंज आ गया कि नेहरू जी के बाद तो शास्त्री जी ने संभाल लिया था, लेकिन अब इनके बाद कौन। देखो, शास्त्री जी को चूज करते वक्त तो कोई अपोजिशन नहीं था उनके खिलाफ, मतलब सब मान गए थे कि हाँ शास्त्री जी को प्राइम मिनिस्टर बना दो। लेकिन इस बार मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच में कंपटीशन था। मोरारजी देसाई जो थे वो बॉम्बे के चीफ मिनिस्टर थे और ये सेंट्रल लेवल पे भी मिनिस्टर रह चुके थे। और इंदिरा गांधी जो है वो पास्ट में कांग्रेस की प्रेसिडेंट रह चुकी थी और शास्त्री जी के कैबिनेट में ये यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन थी। अब दोनों प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे थे, तो कांग्रेस के एमपीज के बीच में एक सीक्रेट बैलेट करवाया गया। इस वोटिंग में इंदिरा गांधी को 2/3 एमपीज ने वोट दिया। अब भाई क्यों इंदिरा गांधी को इतने सारे एमपीज ने वोट क्यों दिए, जबकि मोरारजी देसाई तो इनसे भी बड़े लीडर थे, वो इनसे भी ज्यादा पॉपुलर थे, तो क्यों इतने सारे वोट्स इंदिरा गांधी के फेवर में थे। अब इतने सारे एमपीज का इंदिरा गांधी को वोट देने का कारण यह भी हो सकता है कि इंदिरा गांधी पॉलिटिकली बहुत ही इनएक्सपीरियंस थी कंपेयर टू मोरारजी देसाई। तो इन एमपीज को लगा कि इसे तो इतना ज्ञान ही नहीं है पॉलिटिक्स का, तो ये हमारे पास ही आएगी हर चीज के लिए सपोर्ट और गाइडेंस मांगने।